तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप ये अच्छे से समझेंगे आपको इनफैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम चीजें करते हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो डीएससी जो हम यूज करते हैं ना उसका यूज आपको आज की क्लास के बाद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो कैसे काम करता है और कैसे हम उसको यूज करते हैं। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिप्टोग्राफी से। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? सबसे पहले तो दो चीजें होती हैं। एक मतलब जो आर्ट है ट्रांसफॉर्म करने का डाटा इनटू अनइंटेलिजिबल फॉर्म, मींस एक डाटा को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए कि वो आपको समझ में ही ना आए वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो अनरीडेबल भी हो जाता है, मतलब इन केस यू आर एबल टू रीड इट बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट डज वांट्स टू से, उसका मीनिंग क्लियर ना हो पाए। आपने उसको उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, उसका मतलब आप जैसे एप्पल को फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल को आपने उसको कोड करके लिख दिया 1779, ठीक है, स्टार। सो एप्पल समझ में आता है, एप्पल इज अ फ्रूट, राइट। 1779 स्टार का क्या मतलब है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो दिस इज अनइंटेलिजिबल फॉर्म। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? डाटा को ट्रांसफॉर्म कर देना अनइंटेलिजिबल फॉर्म में। सी एप्पल को क्या बोलेंगे? प्लेन टेक्स्ट। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, ये एक वर्ड है व्हिच हैज इट्स मीनिंग, बट व्हेन इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू व्हेन इट इज इनक्रिप्टेड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन भी बोलते हैं। और ये जो बनाया है हमने, दिस इज अ किफर टेक्स्ट, मतलब दिस इज समथिंग जिसका अपना अलग से कोई मीनिंग नहीं है, बट अगर आप इसको डी कोड कर पाए कि एक्चुअल में क्या था, देन इट हैज सम सेंस। सो इट इज बेसिकली एक कोडेड थिंग है, एक कोड है, इसके अंदर कोई रहस्य छुपा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको डिकोड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ओरिजिनल चीज क्या थी। सो और अदरवाइज यू कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंक्रिप्शन। तो प्लेन टेक्स्ट किसको कहते हैं? एप्पल जो ओरिजिनल सेंटेंस है हमारा उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिनल मैसेज है या टेक्स्ट है उसको बोलेंगे प्लेन टेक्स्ट। एंड विच इज द कन्वर्टेड, विच इज द इनक्रिप्टेड फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं? किफर्ड टेक्स्ट। ठीक है जी, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ ए वन, फर्स्ट अल्फाबेट होता है ए, सो वन। पी पी उसको मैंने कोई 7 दिया हुआ है, मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे लिखा हुआ है 7। एंड एल को 9 लिखा है, ई को स्टार लिखा है। तो नेक्स्ट टाइम अब मुझे अगर इसको डिकोड करना है, फॉर एग्जाम्पल दस ए वन को एप्पल अगेन लिख दिया, 1779 स्टार को मैंने एप्पल लिख दिया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिक्रिप्शन। अच्छा, जो मैंने लॉजिक लगाया, जिस लॉजिक से मैंने एप्पल को 1779 हैश में कन्वर्ट किया, उस लॉजिक को बोलते हैं लोगरिथम या फिर किफर। एल्गोरिथम या फिर किफर, जो भी मैं लॉजिक यूज कर रही हूँ उस लॉजिक को बोलते हैं एल्गोरिथम या किफर। ठीक है जी, इस प्रोसेस को जब प्लेन को किफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं इसको क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन। जब हम इसको डीकोड करते हैं तब उस प्रोसेस को बोलते हैं डिक्रिप्शन। एंड जो इनक्रिप्टेड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं किफर टेक्स्ट, और जो हमारी प्लेन फॉर्म होती है उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। तो दीज टर्म्स ये पेपर में आ जाती है जी, बहुत सिंपल लग रही है आपको, लेकिन आप कई बार ना एग्जाम ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए डिक्रिप्शन किसको बोलेंगे, वेरी इजी। ठीक है, इंक्रिप्शन किसको बोलेंगे, किफर या लोगरिथम किसको बोलेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट इज क्रिप्टो एनालिस्ट क्या होता है? सो दीज आल्सो कम इन योर एग्जाम, हु इज क्रिप्टो एनालिस्ट? सो क्रिप्टो एनालिस्ट is basically the person who does this conversion, who does this encryption, that is crypto analyst। ठीक है, क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है? दैट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर ये किया जा रहा है, डिक्रिप्शन। सो बेसिकली जब क्रिप्टो एनालिसिस का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीकोड करना सीखा जाता है, आप या सीखा जाता है या किया जाता है फ्रॉम जो कोडेड थिंग है उसको डीकोड करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं, या उस एनालिसिस को, उस आर्ट को, उस साइंस को बोलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस। कि आपको एक कोड मिल गया, अब आपको उसको डीक्रिप्ट करके समझना है एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। तो वो जो साइंस है उसको क्या बोलते हैं, उस आर्ट को क्या बोलते हैं? क्रिप्टो एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है जी, और जो ये डिकोडिंग करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं? क्रिप्टो एनालिस्ट। जो ये डिकोडिंग करता है उस पर्सन को बोलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट। ठीक है जी। अच्छा, की क्या होती है? की क्या होती है? एडिशनल सीक्रेट डाटा होता है व्हिच हैज टू बी इनपुट टू एल्गोरिथम फॉर इनक्रिप्शन। मतलब जैसे एल्गोरिथम, मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेती हूँ। मैंने जैसे कोई भी मैसेज है मेरे पास, आप लगा लीजिए ए है, एप्पल है,
मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई पासवर्ड रखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ मुझे पासवर्ड एकता रखना है, ठीक है। तो अब मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि किसी को ऐसे समझ में ना आए ये एकता लिखा हुआ है, तो व्हाट आई विल डू, एवरी ए आई विल रिप्लेस बाय वन एंड एवरी वी फाइव आई विल रिप्लेस बाय एवरी ई आई विल रिप्लेस बाय फाइव। समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ए बी सी डी ई, ए जो है फर्स्ट करेक्टर है और ई जो है फिफ्थ करेक्टर है, ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, एकता मुझे पासवर्ड रखना है तो मैं क्या लिखूंगी, 5 टी 5 के टी 1, 5 के टी 1। अब किसी को ऐसे समझ में नहीं आएगा ना 5 के टी 1 क्या है। तो दिस इज एन एल्गोरिथम जो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि ए इज इक्वल टू 1 एंड ई इज इक्वल टू 5, ठीक है। दिस इज एन एल्गोरिथम। तो जब मैं सिंपली ये एल्गोरिदम लगा करके करती हूँ तो वो थोड़ा सा वीक रहता है। की क्या होती है कि एक एडिशनल सिक्योरिटी होती है। एल्गोरिदम प्लस की लगा के हम कई बार क्या करते हैं, उसको इनक्रिप्ट करते हैं तो वो और स्ट्रांग बन जाता है। की बेसिकली एक नंबर्स ही होते हैं बहुत बड़े। अब वो डिपेंड करता है आपकी की कितनी बड़ी है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, बहुत सारे नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स हैं, ठीक है। की का साइज डिफरेंट होगा। की भी दो तरीके की होती है, पब्लिक प्राइवेट, वो हम आगे डिटेल में करेंगे। तो बेसिकली की क्या है, एक एडिशनल सिक्योरिटी होती है, एडिशनल डाटा को सीक्रेट करने के लिए सिक्योरिटी होती है और ये एल्गोरिदम के साथ यूज की जाती है टू गिव एडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है जी। अब आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई। क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है? क्रिप्टो एनालिसिस, जो पर्सन क्रिप्टो एनालिसिस करेगा यानी कि वो डिकोडिंग में हेल्प करेगा, वो आर्ट को वो आर्ट को समझेगा, हाउ टू डिकोड द कोडेड वर्ड्स, उसको क्या बोलेंगे, क्रिप्टो एनालिस्ट। और जो आर्ट है उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टो एनालिसिस, ठीक है। वैसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन। और जो इंक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, मतलब कन्वर्टिंग इनटू सिफर टेक्स्ट, उसको क्या बोलेंगे, इनक्रिप्शन, ठीक है जी। ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होगी। क्रिप्टो एनालिसिस क्या है, क्रिप्टो एनालिसिस क्या है, किफर टेक्स्ट क्या है, प्लेन टेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट थी, तो हमारे क्रिप्टोग्राफी के कितनी टाइप्स हैं? सो क्रिप्टोग्राफी की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। वन इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, अनदर वन इज असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एंड देन मैसेज हैश, या आप मैसेज डाइजेस्ट भी बोल सकते हो या फिर वन वे हैश फंक्शंस भी बोल सकते हो। सो ये 3 तरीके से हम क्रिप्टोग्राफी कर सकते हैं, मतलब इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन, मतलब इंक्रिप्शन करेंगे तभी डिक्रिप्शन होगा, राइट। तो जो हमें कन्वर्जन करना है प्लेन टेक्स्ट का किफर टेक्स्ट में, वो 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली मैं बोलूँ आपको, क्रिप्टोग्राफी तो 2 ही तरीके की है, ये सिमेट्रिक एंड क्रिप्टोग्राफी एंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ये जो मैसेज डाइजेस्ट या मैसेज हैश है, ये बेसिकली एक वे है टू चेक वेदर आपके डाटा में कोई छेड़खानी हुई है कि नहीं हुई है। बट यहाँ पे आप अलग से कोई उसको चेंज नहीं करते हो गिफर टेक्स्ट में। जो ऊपर के 2 टर्म्स है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, इसमें क्या करते हैं, आप डाटा को प्लेन टेक्स्ट को किफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो मैसेज हैश है या मैसेज डाइजेस्ट है, इसमें आप एक अलग से कोड क्रिएट करते हैं एंड देन आप उसको रीजनरेट करते हैं, उस कोड को जब आप उसको रिसीवर के पास भेज देते हैं तो रिसीवर उस कोड को रीजनरेट करके चेक करता है कि वेदर देयर इज एनी चेंज और नॉट इन द डाटा, बट देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ एज सच प्लेन टेक्स्ट इनटू किफर टेक्स्ट। तो आप टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी के टाइप्स में आप 2 ही टाइप्स समझिए। वन इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड अदर वन इज असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सो मैसेज हैश इन दोनों के साथ में यूज किया जाता है टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। देखिए, सिमेट्रिक मतलब कुछ सेम है, असिमेट्रिक मतलब कुछ सेम नहीं है। तो क्या होता है सेम? सो बेसिकली की, जो हमने पढ़ा ना, एल्गोरिथम के साथ एक की यूज की जाती है एडिशनल सिक्योरिटी के लिए। तो जब की सेम यूज होती है तब होती है आपकी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, और जब आपकी की डिफरेंट यूज होती है, ताला लगाने और खोलने की जो चाबी है अगर वो डिफरेंट है, तब उसको बोलेंगे असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। देखिए, अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लॉक है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है। उस लॉक की मैंने 2 चाबियां बनवा ली, ठीक है जी। उस लॉक की मैंने 2 चाबियां बनवा ली, दोनों चाबियां बिल्कुल सेम है, दोनों चाबियां बिल्कुल सेम है। तो क्या होगा, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होगी, क्योंकि दोनों चाबियां जो है हमारी सेम है। एक चाबी से लॉक लग रहा है, चाहे मैं उसी चाबी से खोलूं चाहे मैं दूसरी चाबी से खोलूं, चाबी दोनों सेम है, समझ गए। तो मैं क्या करती हूँ, एक चाबी तो सेंडर को दे दूंगी और एक चाबी मैं रिसीवर को दे दूंगी।
फॉर एग्जाम्पल हम घर में भी करते हैं ना, एक लॉक की दो चाबियां बना लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके मम्मी और पापा डिफरेंट डिफरेंट, या फिर आप हस्बैंड वाइफ है, आप दोनों अलग अलग टाइमिंग में घर पे एंटर करते हैं, तो एक आपकी वाइफ रखती है और एक आप रखते हैं। तो क्या होगा, अगर आपकी वाइफ लॉक लगा के चली गई तो और आप आते हैं, तो आप अपने अपनी चाबी से उस लॉक को खोल सकते हैं, और आप लॉक लगा के चले गए तो आपकी वाइफ आएंगी तो वो अपनी चाबी से उस लॉक को खोल सकती है। ठीक है, ताला एक ही है, दो चाबियां हैं और दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, देन इट इज नोन एज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो इसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाबी शेयर करनी पड़ेगी, राइट? यू हैव टू शेयर दैट की विद योर वाइफ और विद योर हस्बैंड और विद एनी अदर पर्सन जिसको आप चाहते हैं कि वो लॉक को खोल के एक्सेस कर सके। ठीक है, तो दिस इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, दिस इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। लेकिन असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी अब क्या होता है, तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे चाबियां सेम है, तो अब बेसिकली असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होगा, जो ताला है एक, उस ताले, एक वो ताला है और एक उसकी चाबी है। ठीक है जी, तो आप उस ताले के अंदर वो चाबी लगाते हो तो उससे लॉक हो जाता है। अब आपको खोलना है तो आपको दूसरी चाबी लगानी पड़ेगी, एक चाबी से लॉक होगा और दूसरी चाबी से लॉक खुलेगा। ठीक है जी, या मतलब फॉर एग्जाम्पल दो चाबियां हैं, एक ए एक बी, अगर आपने ए चाबी से लॉक लगाया तो बी चाबी से खुलेगा। ठीक है जी, ए चाबी से लॉक लगाया तो बी चाबी से खुलेगा, और बी चाबी से लॉक लगाया तो ए चाबी से खुलेगा। सिंपल, ए चाबी से लॉक लगाया तो बी से खुलेगा, बी से लॉक लगाया तो ए से खुलेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक तो होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। अगर आप पब्लिक की से लॉक लगाएंगे तो प्राइवेट से खुलेगा, और प्राइवेट की से लॉक लगाएंगे तो पब्लिक से खुलेगा। समझे? ए से लॉक लगाया तो बी से खुलेगा, बी से लॉक लगाया तो ए से खुलेगा। अगर पब्लिक से लॉक लगाया तो प्राइवेट से खुलेगा, प्राइवेट से लॉक लगाया तो पब्लिक की से खुलेगा। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट थिंग, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये अब ये जो दोनों चाबियां हैं वो एक ही पर्सन रखता है। ठीक है, मतलब हर एक पर्सन के पास दो चाबियां होती हैं। वहां पे क्या था, एक ताले की दो चाबियां थी और वो दोनों चाबियां बिल्कुल सेम थी, और आपने दूसरे पर्सन को एक अपने पास रख ली, एक दूसरे के पास रख ली, कोई फर्क नहीं है चाबी में, कोई मैटर नहीं करता, दोनों के पास अपनी अपनी चाबी हो गई। ठीक है, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, एक ताला है, उसकी दो चाबियां हैं लेकिन दोनों डिफरेंट है। एक ताला है, उसकी दो चाबियां हैं, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, जिस चाबी से मैं लॉक लगाऊंगी उसकी ऑपोजिट चाबी से खुलेगा लॉक, जिस चाबी से मैं लॉक लगाऊंगी उसकी ऑपोजिट चाबी से लॉक खुलेगा। आई होप आई एम क्लियर। तो अब सेंडर के पास भी दो चाबियां हैं, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की, और उधर रिसीवर के पास भी दो चाबियां हैं, एक प्राइवेट की एक पब्लिक की। ठीक है जी, तो अगर सेंडर अपनी प्राइवेट की से लॉक लगाएगा तो सेंडर की ही पब्लिक की से लॉक खुलेगा। ठीक है, और रिसीवर अपनी प्राइवेट की से लॉक लगाएगा तो रिसीवर की ही पब्लिक की से खुलेगा। ए बी, राइट? मेरे पास दो चाबियां हैं, मेरे पास एक चाबी ए है, एक बी है, एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है, और तो मैं अगर अपनी ए से लॉक लगाऊंगी तो बी से खुलेगा, बी से लॉक लगाऊंगी तो ए से खुलेगा। ठीक है, उसी तरह एक पर्सन एक और है, सपोज मेरी वाइफ है या फिर मेरे हस्बैंड है, आप लगा दीजिए मेरे हस्बैंड है, तो मेरे हस्बैंड के पास भी एक चाबियां हैं, दो ही चाबियां हैं, लॉक सेम ही है, उनके पास भी दो चाबियां हैं, एक उनकी पब्लिक की है और एक उनकी प्राइवेट की है। वो अगर पब्लिक की से लगाएंगे तो उसकी प्राइवेट की से खुलेगा, उनकी प्राइवेट की से लगाएंगे तो उनकी पब्लिक की से खुलेगा। ठीक है जी, तो मतलब असल में बेसिकली अब इसमें क्या होता है, तो इसमें आप देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी डाटा की, मुझे अब आपको ना वो जो CIA था वो रिवाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले C वॉज कॉन्फिडेंशियलिटी, I वॉज इंटेग्रिटी एंड A वॉज अवेलेबिलिटी। ठीक है जी, यहाँ पे हम एक और टर्म ध्यान में रखेंगे, दैट इज ऑथेंटिकेशन। ठीक है जी, तो सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी। अब मुझे क्या करना होता है, अब देखिए सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में तो सिंपल है कि चाबियां दोनों सेम है, तो ऐसे कोई भी खोल नहीं सकता, जिसको मैं चाबी दूंगी वही खोल सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई इतना हमें ये चीजों को ध्यान में नहीं रखना पड़ता कि हमें अब कौन सी चाबी से लॉक खुलवाना है, कौन सी से नहीं खुलवाना, क्योंकि चाबी सेम ही है। लेकिन असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, हमारी चाबियां डिफरेंट हैं, तो वी हैव टू थिंक, क्वेश्चंस इस टाइप से ही आएंगे आपके एग्जाम में कि आपको कौन सी चाबी से लॉक लगवाना है और किससे खुलवाना है। ठीक है जी, तो दिस इज
द बेसिक फंडा बिहाइंड द असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। आपको कैसे चाबियों को यूज करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अपना पुराना फंडा याद करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब था, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब था कि इसके इंटेग्रिटी, मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी खराब नहीं होनी चाहिए, किसी ने ये मैसेज रीड नहीं करा होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैसेज कोई रीड ना करे। अच्छा, एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, पब्लिक की क्या होती है और प्राइवेट की क्या होती है। पब्लिक की एक ऐसी की होती है जो कि पब्लिक को पता है, सबको पता है, मैंने बता रखी है कि जी ये मेरी पब्लिक की है, मैंने सबको दिखा रखी है, ये मेरी पब्लिक की है, ये मेरी पब्लिक की। अगर आपको ये कहीं पे मिले, इससे साइन करे हुए कहीं पे मिले, तो आप समझ जाना मैंने साइन की है, दिस इज माई पब्लिक की। और प्राइवेट की क्या होती है, वो मैं अपने पास रखती हूँ, मैं किसी को नहीं बताती कि मेरी प्राइवेट की है, ना ही किसी को पता होता कि ये मेरी प्राइवेट की है। प्राइवेट की मैं अपनी छुपा करके रखती हूँ। ठीक है जी, किसी को पता नहीं होता कि ये मेरी प्राइवेट की है। ठीक है जी, तो अब पब्लिक की से अगर लॉक लगेगा, ठीक है, पब्लिक की एक तो सबके पास होती है, मैंने सबको बता रखा है ये मेरी पब्लिक की है। पब्लिक की तो रिसीवर के पास भी है और थर्ड पार्टी के पास भी है, और प्राइवेट की खाली मेरे पास है। अब मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है किसी मैसेज की, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है और अब मुझे लॉक लगाने हैं। लॉक लगाने हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास, मैं हूँ सेंडर और सामने वाला पर्सन है रिसीवर। मेरे पास दो कीज है, एक मेरी प्राइवेट, एक मेरी पब्लिक। अगर मैं अपनी प्राइवेट की से लॉक लगा देती हूँ, ठीक है जी, मैं अपनी प्राइवेट की से लॉक लगा देती हूँ और मैं इस डाटा को भेज देती हूँ। ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड में आप रिसीवर के पास ये डाटा पहुंच गया, तो रिसीवर के पास जब डाटा पहुंचा, उसके पास क्या मेरी पब्लिक की है, ऑब्वियसली रिसीवर के पास मेरी पब्लिक की है, पब्लिक की तो सबके पास है। ठीक है जी, वो मेरी पब्लिक की सी डाटा को खोल सकता है, अनलॉक कर सकता है, हाँ जी डाटा उसने पढ़ लिया, उसके पास खुल भी गया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर रिसीवर की बजाय किसी और को ये डाटा मिल जाता, से सम एक्स पर्सन रिसीव्स दिस डाटा, तो क्या वो भी इसको खोल सकता था? हाँ जी, बिल्कुल खोल सकता था, क्योंकि मेरी पब्लिक की तो हर किसी के पास है, रिसीवर के पास भी और किसी के पास भी है, तो वो भी इसको खोल सकता था, वो खोल के इस मैसेज को देख सकता था। तो जो मेरा मेन प्रिंसिपल था कॉन्फिडेंशियलिटी का, क्या वो हैम्पर हो गया? जी बिल्कुल हैम्पर हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो हमारा फेल हो गया। अगर मैं अपनी प्राइवेट की से लॉक लगा के भेजूंगी तो मेरा जो कॉन्फिडेंशियलिटी का फंडा है वो मीट ही नहीं हो पाएगा। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो अब मेरे पास दूसरी की कौन सी है? दूसरी है मेरे पास मेरी पब्लिक की। ठीक है, अगर मैं अपनी पब्लिक की से लॉक लगा करके डाटा को भेज देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब वही एक्स पर्सन को ये मिल गया डाटा, तो उसने देखा इस पे पब्लिक की से डाटा लग के आया हुआ है बी ए की या फिर एकता, एकता की पब्लिक की से लॉक लग के आया हुआ है इस डाटा पे। तो अब वो क्या उसके पास मेरी प्राइवेट की है? नहीं, उसके पास मेरी प्राइवेट की नहीं है। क्या उसके पास मेरी पब्लिक की है? हाँ, उसके पास मेरी पब्लिक की है। क्या पब्लिक की से वो खुल जाएगा डाटा? नहीं, पब्लिक की से नहीं खुलेगा, क्योंकि पब्लिक की से लॉक लगा है। तो खुलेगा किससे? प्राइवेट की से। खुलेगा किससे? प्राइवेट की से। लॉक किसने लगाया? एकता ने। तो किसकी प्राइवेट की से खुलेगा? एकता की प्राइवेट की से। किसकी प्राइवेट की से खुलेगा? एकता की प्राइवेट की से। क्या एक्स के पास एकता की प्राइवेट की है? नहीं, एक्स के पास एकता की प्राइवेट की नहीं है। तो क्या वो एनवेलप खोल सकता है? नहीं, वो एनवेलप नहीं खोल सकता। तो क्या कॉन्फिडेंशियलिटी मीट हो रही है? हाँ जी, मीट हो रही है। चलिए अब मैं एक काम करती हूँ कि एक्स की बजाय अब वो क्या है, डाटा वो तो देख नहीं पाया, डाटा उसके पास तो मीट नहीं हुई, तो आप क्या करते हैं, वो डाटा एक्चुअली में पहुंच गया बी के पास, जिसको मैंने डाटा भेजना था उसके पास पहुंच गया। कॉन्फिडेंशियलिटी मीट हो रही है, मैंने अपनी पब्लिक की से लॉक लगा करके भेज दिया, अब बी के पास चला गया। बी देखता है कि हाँ जी मेरे पास एक मैसेज आया है, एकता ने भेजा है और पब्लिक की से उसने लॉक लगा रखा है। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको उसको खोलने के लिए क्या चाहिए? अगेन उसको खोलने के लिए एकता की प्राइवेट की चाहिए। क्या बी के पास एकता की प्राइवेट की है? नहीं, कैसे पॉसिबल है? एकता की प्राइवेट की तो खाली एकता के पास है, तो अब वो भी रीड नहीं कर पाएगा जी मैसेज। तो जो हमारा पर्पस था सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ी मेंटेन करना था हमको, हमको ये भी तो मेंटेन करना था कि रिसीवर के पास वो डाटा पहुंच जाए, वो उसको रीड कर पाए। सो द मेन पर्पस ही हिंडर हो गया यहाँ पे। सो अगेन दिस डजंट वर्क, जो मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी अपना मेंटेन करके रखना था, अगेन दिस डजंट वर्क। अच्छा, मैंने आपको बताया, मैंने मतलब दोनों की अपनी लगा के देख लिया, मेरे पास तो काम नहीं बना, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करवाऊंगी? मेरे पास एक और की है। मेरे पास कौन सी की है? मेरे पास रिसीवर की पब्लिक की है। रिसीवर की पब्लिक की तो सबको पता होगी ना,
रिसीवर की पब्लिक की तो सबको पता होगी, तो मेरे पास एक रिसीवर की पब्लिक की है। चलिए एक काम करते हैं, हम इससे लॉक लगा के देखते हैं। मैंने रिसीवर की पब्लिक की से लॉक लगाया, ठीक है, मेरे पास रिसीवर की पब्लिक की थी, मैंने रिसीवर की पब्लिक की से लॉक लगाया। अब सबसे पहले हम एक ऐसे करते हैं, मैसेज हमने भेजा और अगेन एक्स को मिल गया वो मैसेज। एक्स को वो मैसेज मिला तो मैसेज एक्स ने देखा कि रिसीवर, कोई रिसीवर है बी, उसकी पब्लिक की से ये मैसेज लॉक लगा हुआ है। उसके पास क्या उसकी प्राइवेट की होगी, एक्स के पास तो प्राइवेट की कहाँ से आ गई, वो किसके पास है, बी के पास है अपनी प्राइवेट की, तो उसी के पास है। क्या वो लॉक खोल पाया, नहीं खोल पाया। क्या कॉन्फिडेंशियलिटी हैम्पर हुई, नहीं हुई। क्या कॉन्फिडेंशियलिटी हैम्पर हुई, नहीं हुई। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी हैम्पर नहीं हुई। तो क्या ये मैसेज सेफ है, सेफ है जी। तो अब क्या करता है, वो छोड़ देता है उस मैसेज को, तो पढ़ नहीं पाया एंड वो बी के पास पहुंच गया। बी देखता है कि अच्छा मेरी रिसीवर की से, मेरी पब्लिक की से ये लॉक लगा हुआ है। क्या अब ये लॉक किससे खुलेगा, पब्लिक की से लॉक लगा है, किससे खुलेगा, प्राइवेट की से खुलेगा। किसकी प्राइवेट की से खुलेगा, जिसकी पब्लिक की है उसी की प्राइवेट की से खुलेगा। बी की पब्लिक की है, बी की प्राइवेट की से खुलेगा। बी के पास क्या अपनी प्राइवेट की है, ऑब्वियसली बी के पास तो है ही, तो वो क्या करेगा, लॉक खोलेगा, तो वो रीड कर पा रहा है, राइट। कॉन्फिडेंशियलिटी भी हैम्पर नहीं हुई और मैसेज भी रीड कर पा रहा है। तो मुझे किससे लॉक लगाना है, रिसीवर की, रिसीवर की पब्लिक की से लॉक लगाना है। तो इन एवरी क्वेश्चन वेयर यू गेट दीज क्वेश्चंस ना, आपको किससे लॉक लगाना है और किससे खोलना है, यू हैव टू चेक द हिट एंड ट्रायल। देखिए मैं रट्टा सजेस्ट नहीं करती, ऑब्वियसली हर बार ये चेक कीजिए कि हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन में आप चेक करिए कि जो पर्पसेस हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपके दिमाग में बस दो फंडे चलने चाहिए, एक तो पब्लिक की प्राइवेट की से खुलेगी, प्राइवेट की पब्लिक की से खुलेगी, जिसकी पब्लिक की है उसी की प्राइवेट की से खुलेगी, और आपके पास कौन कौन सी कीज अवेलेबल हैं या रिसीवर के पास कौन कौन सी कीज अवेलेबल हैं। ये अगर तीन कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चंस को कभी भी गलत नहीं करोगे, आपके क्वेश्चंस 100% करेक्ट होंगे। ठीक है जी। अगेन मैं तीनों कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा रही हूँ आपको। फर्स्ट इज पब्लिक की, सेंडर की पब्लिक की से सेंडर की प्राइवेट की खुलेगी, सेंडर की प्राइवेट की से लॉक लगा हुआ है तो सेंडर की ही पब्लिक की से खुलेगा, रिसीवर की पब्लिक की से लॉक लगा है तो रिसीवर की ही प्राइवेट की से खुलेगा, और रिसीवर की प्राइवेट की से लॉक लगा है तो रिसीवर की पब्लिक की से लॉक खुलेगा। ठीक है जी, पहला तो ये है। दूसरा, आपके पास सेंडर के पास कितनी कीज अवेलेबल होती है, हर पर्सन के पास हमेशा तीन कीज अवेलेबल होती है। एक तो उसकी खुद की प्राइवेट की, उसकी खुद की पब्लिक की, और एक सामने वाले की पब्लिक की, वो भी हमारे पास होती है क्योंकि पब्लिक की सबके पास होती है। अगेन रिसीवर के पास कौन कौन सी कीज है, एक उसकी खुद की प्राइवेट की, एक उसकी खुद की पब्लिक की, और एक सामने वाले सेंडर की पब्लिक की उसके पास है। तो ये ही तीन ऑप्शंस होते हैं जिनका हमें हिट एंड ट्रायल लगा के देखना होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर या किसी भी मैसेज को लॉक करने के लिए। और प्रिंसिपल्स कौन कौन से हमें याद रखने हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अवेलेबिलिटी यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता है, या फिर अवेलेबिलिटी को ध्यान में रख के हम लॉक्स नहीं लगाते। ठीक है जी। अवेलेबिलिटी तो ऑब्वियसली आप देख लीजिए ना, आप जैसे ये पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने अगर प्राइवेट की से लॉक लगा दिया, अपनी पब्लिक की से लॉक लगा दिया, तो उसके पास प्राइवेट की नहीं थी, मेरी सेंडर की प्राइवेट की नहीं थी, तो उसके पास मैसेज पहुंच भी गया तो बट इट वाज नॉट अवेलेबल टू हिम, ही कैन नॉट रीड इट। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमें कीज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें तीन प्रिंसिपल्स जो चलते हैं। एक अब आपका ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन या स्लैश आप कह सकते हैं नॉन रेपुडिएशन। दिस इज ऑल्सो इन योर क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। नॉन रेपुडिएशन जो टर्म होती है उसका मतलब होता है कि आप मना ना कर सके कि ये डाटा आपने ही भेजा है। सेंडर कैन नॉट रिजेक्ट और रिफ्यूज दैट ही हैज सेंड दिस मैसेज और दिस डाटा। ठीक है। तो अगर कोई अपना ये कहना है कि उसको उसने ही भेजा है, तो कोई ऐसी की से लॉक लगना चाहिए जो सिर्फ उसके पास है, सिर्फ उसके पास है और किसी के पास नहीं है। तो वो कौन सी की होती है, उसकी प्राइवेट की। So if you want to maintain non-repudiation, if a question asks, you have to lock in such a manner that non-repudiation is maintained। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेंडर की प्राइवेट की से ही लॉक लगाना होगा, आपको सेंडर की प्राइवेट की से ही लॉक लगाना होगा। तो अच्छा, अब आपको नॉन रेपुडिएशन समझ में आ गया, कॉन्फिडेंशियलिटी समझ में आ गया। अब मैं आपको इंटेग्रिटी समझाती हूँ कैसे मेंटेन करेंगे अगर हमें इंटेग्रिटी मेंटेन करना है तो।
ठीक है जी। इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है, मैसेज में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। अगर इंटेग्रिटी करना है तो सबसे पहले तो मैसेज में कोई चेंज कब कर पाएगा, जब वो मैसेज को पढ़ पाएगा। दो ऑप्शंस हैं चेंजेस करने के। एक तो ये कि उसने मैसेज पूरा का पूरा वहीं पे डिस्कार्ड कर दिया और नया मैसेज क्रिएट करके वो भेज दिया रिसीवर को। मतलब क्या हुआ, ए ने मैसेज भेजा बी के पास, बीच में आया कोई, यहाँ पे कोई खड़ा है, उसने देख लिया कि मैसेज आ रहा है जो कि ए ने भेजा और बी के लिए है। उसने क्या किया, मैसेज पकड़ा, मैसेज पकड़ के वो एनवेलप तो अपनी जेब में डाल लिया एंड एक और एनवेलप निकाला, सेम बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, और वो एनवेलप उससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एंड वो मैसेज चला गया बी के पास। ठीक है, मेरी इंटेग्रिटी खत्म हो गई। जो ओरिजिनल मैसेज मैंने भेजा था उसकी इंटेग्रिटी खत्म हो गई, वो पहुंचा नहीं। जो मैसेज बी के पास पहुंचा उसको लगा वो ए से आया है, वो मान के उसने काम कर लिया, मेरी इंटेग्रिटी खत्म हो गई। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, मैंने मैसेज, ए ने मैसेज भेजा बी के पास, मैसेज यहाँ पे बीच में कोई खड़ा है, उसने देखा कि अच्छा मैसेज आया है, उसने एनवेलप खोला, उसको पढ़ा एंड देन उसको चेंज करा। तो अब क्या हो रहा है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी खराब हो रही है और उसकी इंटेग्रिटी भी खराब हो रही है, क्योंकि मैंने पहले उसको पढ़ा, देन उसको मैंने चेंज किया। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी खराब हुई है और मैसेज की इंटेग्रिटी भी खराब हुई है। लेकिन अगर मैंने उसको पूरे के पूरे को हटा करके नया डाल दिया और वो भेज दिया, तो कॉन्फिडेंशियलिटी खराब नहीं है, क्योंकि उसने वो मैसेज नहीं पढ़ा। ठीक है, वो मैसेज नहीं पढ़ा, बस उसकी इंटेग्रिटी खराब हुई है, क्योंकि एक्चुअल मैसेज जो था वो नहीं पहुंचा, कोई और मैसेज ही आपका पहुंच गया। मैसेज इज नॉट द वन व्हिच हैज एक्चुअली बीन सेंड बाय द सेंडर। ठीक है जी। तो अगर हमें इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है तो हमें, अगर खाली कीज लिखी हुई है हमारे पास, हैश इज नॉट देयर, अभी हैश को हम नहीं लेके चल रहे, हमें लॉक लगाना है, तो हमें कौन सी की से लॉक लगाना चाहिए। देखिए, अगर हमें लॉक लगाना है, सबसे पहले तो अब स्टार्टिंग से चलते हैं। मैं सेंडर हूं, मेरे पास 3 कीज है। ठीक है, फर्स्ट इज माय प्राइवेट की। अगर मैं अपनी प्राइवेट की से लॉक लगाऊंगी तो पब्लिक की मेरी अगेन सबके पास है, रिसीवर के पास भी है, और सो सी एक्स पर्सन उसके पास भी है। एक्स मेरा लॉक खोल सकता है, ही कैन चेंज ऑल्सो, ही कैन रीड ऑल्सो, इंटेग्रिटी भी हेम्पर हो जाएगी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी हेम्पर हो जाएगी। सो दिस ऑप्शन इज आउटसाइड, रॉन्ग है, ये नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही रॉन्ग है, मैं नहीं लगा सकती इससे लॉक। दूसरा, मेरे पास दूसरी कौन सी की है, मेरे पास मेरी पब्लिक की है, मैं अपनी पब्लिक की से लॉक लगा के भेजूंगी। मैं अपनी पब्लिक की से लॉक लगा के भेजूंगी, जो एक्स है क्या वो रीड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या वो उसको मॉडिफाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर पता चलेगा ना कि मैं रिसीवर को बता दूंगी कि जी मैंने अपनी पब्लिक की से लॉक, अपनी प्राइवेट की से लॉक लगा के भेजा है, सॉरी पब्लिक की से लॉक लगा के भेजा है। तो अगर मैंने रिसीवर को बता रखा है मैंने पब्लिक की से लॉक लगा रखा है, तो देखो अगर एक्स उस मैसेज को रिप्लेस करके कोई और मैसेज उसकी जगह लगाता है, तो पब्लिक की उसके पास भी है मेरी, वो सेम मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो मेरी इंटेग्रिटी खराब कर सकता है यहाँ पे भी, समझ रहे हो, क्योंकि उसके पास मेरी पब्लिक की है। मतलब अगर मुझे मैसेज को रिक्रिएट करना है जो बिल्कुल हूबहू उसके जैसा दिखता है जैसा कि सेंडर ने भेजा है, तो मैं कर सकती हूँ ना, मेरे पास उसकी पब्लिक की तो है, मैं पब्लिक की से साइन करूंगी, उसको लगेगा कि सेंडर ने ही भेजा है, मैंने ही भेजा है, और वो पहुंच जाएगा बी के पास, तो उसको लगेगा कि हाँ जी ये तो सेंडर ने भेजा, और उसको मान के काम कर लेगा, इंटेग्रिटी मेरी हैम्पर्ड हो गई, तो यहाँ पे भी काम नहीं चला, इससे भी मैं नहीं कर सकती। ठीक है जी। नेक्स्ट, और साथ में दूसरी चीज इसमें एक और भी लूप होल है, इस वाले में एक और भी लूप होल है। अगर मैं अपनी पब्लिक की से लॉक लगा के भेजूंगी, एक तो जो है बीच में एक्स पर्सन उसको चेंज कर सकता है एज इट इज किसी और पब्लिक, मेरी ही पब्लिक की से लॉक लगा के मैसेज चेंज करके भेज सकता है। दूसरा, अगर जो मैसेज अगर मान लो वो चेंज नहीं भी करता, ये चेंज मैसेज भी है, जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा वो उसको देख नहीं पाएगा, उसको चेक नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही डज नॉट हैव माई प्राइवेट की, ही डज नॉट हैव माई प्राइवेट की टू ओपन दैट मैसेज एंड टू रीड दैट मैसेज। ठीक है, तो इसका कोई फायदा नहीं है, मुझे अपनी प्राइवेट पब्लिक की से लॉक लगाने का कोई फायदा नहीं है, मुझे अपनी प्राइवेट की से लॉक लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में भी और आपकी इंटेग्रिटी में भी, दोनों में ये दोनों कीज काम नहीं करती। तो अब तीसरी कौन सी की बची, रिसीवर की, पब्लिक की, रिसीवर की, पब्लिक की। तो हम क्या करेंगे, रिसीवर की पब्लिक की से लॉक लगाएंगे। ठीक है जी। अब रिसीवर की पब्लिक की से लॉक लगाएंगे, तो अगर एक्स के पास जाएगा तो क्या उसके पास उसकी प्राइवेट की है, नहीं है,
उसकी प्राइवेट की है नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उसको मैसेज को रीड किया मॉडिफाई कर सकता है। देखिए रीड करके मॉडिफाई तो नहीं कर सकता वो, एनी केस नहीं कर सकता, बट हाँ वो ऐसे कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है रिसीवर की साइन करके, ठीक है जी, क्योंकि रिसीवर की पब्लिक की उसके पास भी है, वो रिप्लेस कर सकता है लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हमारे पास हैश ऑप्शंस में नहीं है तो दिस इज द ओनली ऑप्शन विच वी कैन सिलेक्ट, ठीक है। कि हम ये मान के चलेंगे कि वो रिप्लेस तो नहीं करता है बट वो रीड नहीं कर पाता, तो इंटेग्रिटी खराब नहीं हुई है, एंड व्हेन इट विल रिसीव टू द व्हेन इट विल बी रिसीव्ड बाय बी, उसके पास अपनी प्राइवेट की है, वो लॉक खोलेगा और वो पढ़ लेगा, ठीक है। जो ओरिजिनल मैसेज भेजा है वही पहुंचेगा। लेकिन अगर हमारे पास हैश ऑप्शंस में है तो हमें हैश वाला साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ये वाला ऑप्शन है ना हमारा जिसके अंदर आप रिसीवर की पब्लिक की से लॉक लगा रहे हो, इससे मेरी मोटी मोटी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है, क्योंकि अगर वो रिप्लेस भी करेगा वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को खराब नहीं कर सकता। बट अगर हमें इंटेग्रिटी को इंश्योर करना है तो विद रिसीवर पब्लिक की वी हैव टू यूज हैश फंक्शंस, वी हैव टू यूज हैश फंक्शंस। तो बेसिकली हैश क्या होता है, हैश में क्या होता है, हैश एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, एक एल्गोरिदम होता है। वो क्या होता है, मैसेज के ऊपर आपने हैश रन किया, जैसे छू मंतर हो गया ना, कोई जादू मंत्र, उस पर आपने रन किया एंड एक बड़ा सा नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। उस बड़े से नंबर के अंदर इतने सारे अल्फाबेट्स होंगे या फिर इतना बड़ा नंबर होगा कि वो आप तभी रिक्रिएट होगा जब आपका सेम मैसेज पे ही सेम एल्गोरिदम दोबारा रन किया जाएगा, ठीक है। अगर उस मैसेज में अगर डॉट भी किसी ने चेंज कर दिया, अगर डॉट का भी किसी ने चेंज कर दिया, तो अगर आप एल्गोरिदम रन करोगे तो सेम नंबर कभी भी रिक्रिएट नहीं होगा। तो बेसिकली कैसे काम करता है ये, सेंडर जो मैसेज बनाता है फाइनल, उसके ऊपर अपना एक जादू मंत्र या हैश फंक्शन रन करता है, ठीक है। हैश फंक्शन रन करता है और एक हैश नंबर निकल के आ जाता है, मैसेज का हैश निकल के आ जाता है। वो क्या करता है, मैसेज भेजता है, ठीक है, और हैश अलग से भेज देता है, सेंडर के पास अलग अलग जाता है, दोनों कभी साथ में नहीं जाते, ठीक है। मैसेज भेजता है और हैश अलग से भेज देता है रिसीवर के पास, रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है, वो अगेन सेम फॉर्मूला लगाता है और एक हैश और जनरेट करता है, फिर वो उस हैश से मैच करता है जो उसके सेंडर ने भेजा है। इफ द बोथ आर एक्चुअली एग्जैक्टली सेम, इट मीन्स देयर इज नो हैम्पर इन योर इंटेग्रिटी, देन एंड ओनली देन आपकी इंटेग्रिटी सिक्योर होती है, ठीक है। और अगर कोई भी चेंज है, इट मीन्स देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द मैसेज आफ्टर द आपने जब हैश लगाया था सेंडर ने, उसके बाद कोई ना कोई चेंज पक्का हुआ है, तो इसका मतलब इंटेग्रिटी आपकी मैसेज की खराब हुई है, ठीक है जी। अब आप को बेसिक बेसिक आई होप समझ में आ गया, मैंने छोटे से डायग्राम्स भी लगा रखे हैं। प्लेन टेक्स्ट के ऊपर आपने की लगाई और एक एल्गोरिदम इंक्रिप्शन लगाया और ये कन्वर्ट हो गया, आपका ट्रांसक्रिप्ट हो गया, किफर टेक्स्ट बन गया। अब उस किफर टेक्स्ट के ऊपर आप दोबारा की लगाएंगे, सिमेट्रिक सेम की है, राइट, यही की उसके पास भी, आपने दो कीज बनवा रखी है सेम, आपने वो की उसको भेज दी, या फिर आपके पास एक ही की है, आपने एक की अपनी पहले लॉक लगा दिया और फिर उसको आपने सामने वाले को दे दी और उसने उस की से खोल लिया, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है कीज में, ठीक है। उसी की से आप खोलेंगे लॉक को, लॉक खुल जाएगा और वो वापस प्लेन टेक्स्ट में बच जाएगा। तो दिस इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, कीज का एक्सचेंज करना पड़ता है, कीज का एक्सचेंज करना पड़ता है, आपको कीज देनी पड़ती है सामने वाले को ताकि वो लॉक खोल सके, उसके पास होती नहीं है वो कीज, आपको उसको देनी पड़ती है, ठीक है। असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या होता है, ये देखिए, एक रिसीवर के पास उसकी पब्लिक की है, ये उसने एक इंक्रिप्शन का प्रोसेस चलाया प्लेन टेक्स्ट पे, अपनी पब्लिक की से लॉक लगाया, ठीक है, रिसीवर की पब्लिक की से, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ ना कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, तो हम क्या करेंगे, सेंडर है, सेंडर ने रिसीवर की पब्लिक की से लॉक लगाया और एक किफर बना दिया, फिर वो किफर पहुंचा रिसीवर के पास, एक किफर टेक्स्ट आ गया, इंक्रिप्टेड मैसेज आ गया, रिसीवर क्या करेगा, डिक्रिप्शन का प्रोसेस चलाएगा, किससे चलाएगा, रिसीवर की पब्लिक की से लॉक लगाया, किससे खुलेगा, रिसीवर की प्राइवेट की से, किससे खुलेगा, रिसीवर की प्राइवेट की से, रिसीवर की प्राइवेट की से लॉक खुलेगा एंड वो उसके ऊपर अपनी प्राइवेट की लगाएगा, देखिए रिसीवर अपनी प्राइवेट की इस मैसेज पे लगाएगा, डिक्रिप्शन का प्रोसेस चलाएगा, उसके पास क्या निकल के आ जाएगा, प्लेन टेक्स्ट अगेन वापस निकल के आ जाएगा, वो अपनी प्राइवेट की लगाएगा, वापस प्लेन टेक्स्ट निकल के आ जाएगा, उसको मैसेज मिल जाएगा,
ठीक है जी। पब्लिक की, रिसीवर की पब्लिक की से लॉक लगेगा, रिसीवर की प्राइवेट की से खुलेगा। सेंडर की पब्लिक की से लगेगा, सेंडर की प्राइवेट की से खुलेगा। रिसीवर की प्राइवेट की से लगेगा, रिसीवर की पब्लिक की से खुलेगा। और सेंडर की प्राइवेट की से लगेगा तो सेंडर की पब्लिक की से खुलेगा। आई होप ये बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आ गया हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज 2 मिनट एक्स्ट्रा लगाइए इस क्वेश्चन पे। और ये बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको चेक कीजिए, हर एक ऑप्शन को आप यस और नो करिए और आपके पास अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। आई गारंटी कि आपके पास अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्रॉस चेक करनी है सारी चीजें कि सारे जो फंडास हैं वो हर जिसमें ठीक हो रहे हैं, दैट इज द ओनली योर आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका मैसेज हैश मैंने आपको समझा दिया। अब इनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे बुक्स में मॉड्यूल्स में दिए हुए हैं, जो हमें थोड़े बहुत पता होने चाहिए। एक तो ये जो है इंक्रिप्शन प्रोसेस, ये किसने दिया हुआ है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, दैट इज गिवन बाय निस्ट, NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी जो है उसके जो आजकल कॉमन एग्जांपल्स जो है, मतलब मार्केट में जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के मेथड्स अवेलेबल है वो कौन कौन से हैं। वन इज DES, डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये हालांकि आजकल आउटडेटेड हो गया है, अब जो मार्केट में चलता है वो AES चलता है, दैट इज एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इन दोनों में क्या फर्क है, इसका जो बिट साइज है, की का जो साइज है वो 56 बिट्स की है, मतलब 56 बिट्स है उसके अंदर एक की में, और इसके अंदर कितना साइज है की का, 256 बिट्स। तो इसका मतलब ये जो की थी ये थोड़ी छोटी थी और जो ये की है वो थोड़ी बड़ी है, ये जो ये की है वो बड़ी है। अच्छा मैंने बताया ना इसमें कीज को एक्सचेंज करना पड़ता है। पब्लिक या फिर आप कह दीजिए असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में आपको सेंडर को रिसीवर को की नहीं देनी पड़ती, रिसीवर को सेंडर को की नहीं देनी पड़ती, उन सबके पास अपनी अपनी कीज होती है, किसी को कोई कीज को एक्सचेंज करने का पंगा नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे एक हमारे पास थ्रेट होता है। मान लीजिए अभी तो मैं आप हस्बैंड एंड वाइफ का एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो आप लोग आपस में मिलते हैं सारा दिन, आपने एक दूसरे को अपने हाथ से हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी पर्सन को जो कि लखनऊ में बैठा है दिल्ली से की भिजवानी है, तो मैं कैसे भिजवाऊंगी, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई कोरियर या कोई वे यूज करना पड़ेगा, राइट। एंड देयर आर चांसेस कि हैकर वो की ही निकाल ले रास्ते में से। अगर हैकर रास्ते में से वो की ले लेता है तो वो तो खोल लेगा लॉक, मेरा तो सारी इंक्रिप्शन धरी की धरी रह जाएगी, राइट। मेरी इंक्रिप्शन का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है जी। और जबकि आप असिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्यों आई है बाद में, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की एक तो की साइज छोटी होती है, दूसरा असिमेट्रिक इसके अंदर जो कीज एक्सचेंज करने का सिस्टम है दैट इज वेरी रिस्की, ठीक है, समटाइम्स दैट इज वेरी रिस्की। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में की साइज बड़ा होता है, पब्लिक की एंड प्राइवेट कीज आपकी बड़ी होती है, तो जो सिक्योरिटी लेवल होगा वो हाई होगा, जितनी बड़ी की होगी उतना सिक्योरिटी लेवल हाई होगा, बिकॉज उतना टफ एल्गोरिदम बनेगा टू ब्रेक, हैकर के लिए ब्रेक करने के लिए एल्गोरिदम जो बन के आएगा दैट वुड बी टफेस्ट, ठीक है जी। और आपकी की साइज भी बड़ी हो, जितना बड़ा साइज उतना टफ एल्गोरिदम, ठीक है। दूसरा, आपको कीज का एक्सचेंज करने का कोई पंगा नहीं है, यू डू नॉट हैव टू एक्सचेंज योर कीज, सो जो रिस्क है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ कीज वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। दैट इज वाई हम लोग असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के ऊपर, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के ऊपर आए थे। तो अभी मार्केट में जो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वन इज RSA, ये तीन जो है आपके मैथमेटिशियंस हैं उनके नेम से बना है ये फॉर्मूला, दिस इज रोनाल्ड राइविस्ट एडिशमिर लियोनार्ड एडलमेंट, ठीक है जी। ये आपको एटलीस्ट RSA पता होना चाहिए, RSA किसकी टेक्नोलॉजी है, इट इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। और इसके अंदर बिट्स कितने होते हैं, 2048, आप देखिए कितना फर्क है, 256 बिट्स कहां पे 2048 बिट्स, ठीक है, 1 बाइट का भी डबल हो गया, 2 बाइट्स हो गए, ठीक है। सो दिस इज हाउ बिग द की इज, तो कितना हाई लेवल का प्रोटेक्शन होगा। एंड मैसेज हैश के जो मार्केट में फंक्शंस अवेलेबल हैं वो कौन सा है, सबसे जो ज्यादा चलता है दैट इज SHA-1, दैट इज SHA-1 सिक्योर हैश एल्गोरिथम, 160 बिट का हैश वैल्यू है चीज। सॉरी, आई होप सबको बेसिक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब सिमेट्रिक और असिमेट्रिक के अंदर डिफरेंसेस, जो की साइज है इसका जनरली स्मॉल होता है, इसका लार्ज होता है, ये थोड़ा फास्ट चलेगी क्योंकि की छोटी है तो फास्ट होगा इंक्रिप्शन, और ये थोड़ा स्लो होगा क्योंकि की बड़ी है, इंक्रिप्शन में टाइम भी लगेगा, दो कीज यूज कर रहे हैं ऊपर से, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज अ लिटिल बिट स्लोअर प्रोसेस,
ठीक है, कंज्यूम्स लेस कंप्यूटर रिसोर्सेज, ऑब्वियसली की का साइज छोटा है, प्रोसेसर की स्पीड भी कम यूज करेगा, प्रोसेसर को कम यूज करेगा, कम रिसोर्सेज को यूज करेगा। यहाँ पे ये थोड़े से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करेगा। लेस सिक्योर, सिक्योरिटी भी उतनी ही कम होगी, साइज छोटा है, एक तो की के ट्रांसफर में दिक्कत आ सकती है, बिकॉज मैनेजमेंट when compared to asymmetric method because of key management problem। की मैनेजमेंट मतलब जो की को ट्रांसफर करना पड़ता है और उसको मैनेज करके रखना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है ट्रांसफर के टाइम पे, उसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। नॉट इंटेंडेड फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन तो पता ही नहीं चलेगा कि ऑथेंटिकेशन कैसे आता है, नॉन रेपुटेशन ऑथेंटिकेशन कैसे आएगा, जब सेंडर अपनी ही की से साइन करेगा तभी पता चलेगा ना कि सेंडर ने किया है ये काम, तभी पता चलेगा सेंडर ने किया ये काम। अब प्राइवेट की कोई की दोनों के पास ही है, सेंडर के पास भी है, रिसीवर के पास भी है, सेम की से आप कर रहे हो, तो कैसे पता चलेगा किसने किया है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए और नॉन रेपुटेशन के लिए ये सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है, जबकि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी आ सकती है, आपको पता लग सकता है कि किसने ये काम किया है, ये किसने ये मैसेज भेजा है। ठीक है, एफिशिएंट फॉर इंक्रिप्शन, अगर आपको इंक्रिप्शन करना है तो ठीक है, एफिशिएंट है। प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर्स, जो हमारा डीएससी का प्रोसेस है ना, वो सारा हमारा असिमेट्रिक इंक्रिप्शन वाला ही फॉर्मूला यूज करता है, डीएससी में ये यूज नहीं हो सकता सिमेट्रिक। डीएससी के अंदर जो फंडा चलता है, जो बेस है, दैट इज योर असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। आई होप द डिफरेंसेस आर क्लियर, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अब आप ना ये जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर ट्राई कीजिए, जो आपने आपको मिलते होंगे मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह में भी होंगे, सब जगह है, इनफैक्ट मैं भी आपके साथ कुछ और शेयर करूंगी, गूगल फॉर्म्स उसके अंदर है। तो आप प्लीज अभी ना इस लेक्चर के बाद अगर यहाँ पे स्टॉप करके करना चाहे तो आप यहाँ पे स्टॉप करके करिए, नहीं तो इस लेक्चर को खत्म होने के बाद इसके जो इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और हैश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, नॉन रेपुटेशन ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उनको प्लीज एक बार ट्राई कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप थोड़ा सा दिमाग में रख के चलिए, आपका डीएससी वाला सिस्टम, डीएससी वाला सिस्टम है, उसी को आप पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कह के चलिए, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखिए इसमें क्या क्या टर्म्स हैं, सबसे पहले पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो होती है हमारी पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की, इन दोनों का पेयर होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया पब्लिक की का लॉक प्राइवेट की से खुलेगा, प्राइवेट का पब्लिक से खुलेगा, तो ऑब्वियसली पेयर में काम करेगा। तो एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की, इन दोनों का एक पेयर होता है और ये दोनों एक पेयर में काम करती है। पब्लिक की का लॉक प्राइवेट की से खुलेगा, प्राइवेट की का पब्लिक की से खुलेगा, ये दोनों पेयर में काम करती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? डिजिटल सर्टिफिकेट होता है डिजिटल साइंड डॉक्यूमेंट दैट एसोसिएट्स अ पब्लिक की विद यूजर। सो एक पब्लिक की जो है उसको एक यूजर के साथ एसोसिएट करना, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि ये इसकी की है, तो ये कहीं पे लिखित में होना चाहिए, राइट। मैंने कहा कि ये सेंडर की है, ठीक है, सेंडर की है, ये कहाँ पे लिखा है, ये कहाँ पे से पता चला कि आपको ये सेंडर की है? ये जिस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है वो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है जी, तो ये एक डिजिटल साइंड डॉक्यूमेंट होता है, मतलब वो भी कोई साइन कर रहा है, कोई वेरीफाई कर रहा है कि हाँ जी ये इस पर्सन की पब्लिक की है, हाँ जी ये ए की पब्लिक की है, हाँ जी ये एकता की पब्लिक की है। कोई तो कहे, कौन कहेगा वो तो आपको मैं बताऊंगी कौन कहेगा, लेकिन कोई कहता है और वो अपने साइन करता है तब ये माना जाता है कि हाँ जी ये उसकी पब्लिक की है। दैट एसोसिएट्स अ डिजिटल साइंड डॉक्यूमेंट, किसी का डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट होता है जो कि एसोसिएट करता है, लिंक करता है एक पब्लिक की को उसके यूजर के साथ, एक पब्लिक की को उसके यूजर के साथ लिंक करके और कोई साइन मार के देता है, कोई अथॉरिटी साइन करती है और बोलती है कि हाँ जी ये पब्लिक की इसकी है, तब माना जाता है कि ये पब्लिक की इसकी है। और वो जो डॉक्यूमेंट होता है ना जिसपे ये साइनिंग होती है, कोई अथॉरिटी साइन करती है और उसके ऊपर ये लिखा होता है कि पब्लिक की इस यूजर की है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है जी, और ये डॉक्यूमेंट से क्या पता चलता है ये कौन से यूजर की है, सिंपल समझ में आ गया डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब। नेक्स्ट इज
सर्टिफाइड अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग सीए भी बोलते हैं जी। अगर आपको एग्जाम में कहीं पे शॉर्ट फॉर्म मिले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मत समझना, अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड इसको सीए कहीं पे लिखा रहा है दैट इज सर्टिफाइंग अथॉरिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज, ये कुछ ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज हैं, कुछ और कोई एक थर्ड पार्टी जिसके ऊपर ट्रस्ट क्रिएट किया गया है। किसका ट्रस्ट होगा? ऑब्वियसली पब्लिक का या बैंक गवर्नमेंट का एक ट्रस्ट क्रिएट किया गया है। ठीक है। वेरीफाइज एंड वाउचेस आइडेंटिटीज, मतलब वो क्या करती है? आइडेंटिटी को वेरीफाई और वाउच करती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी कोई पब्लिक की बनवानी है तो मुझे अपनी ऑब्वियसली क्या भेजना पड़ेगा? अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी ना, मैं एकता हूँ, मैं ये पैन नंबर है या आधार नंबर। आप डीएससी बनवाते हैं तो क्या करते हैं? आप भेजते हैं ना एक वीडियो क्लिपिंग बना करके कि ये मेरा नाम है जी, यहाँ मैं रहती हूँ, ये मेरा पैन नंबर है, ये मेरा आधार नंबर है, और फिर उसके अंदर एक दो चीजें और बोलते हैं और वो 1 मिनट का वीडियो बना करके आप भेजते हैं। दैट इज योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। और वो मुझे अपनी आइडेंटिटी किसको भेजती हूँ मैं? जो भी डीएससी बनवा के देता है पहले तो मैं अपने किसी सीए फ्रेंड को भेजती हूँ, फिर वो क्या करता है? वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका टाई अप होता है, वहां पे भेजता है, वहां अपलोड करवाता है वो, और फिर वो वहां पे वाउच होती है एंड देन मेरे डीएससी बन के आते हैं। ठीक है। तो वो जो वाउचिंग करती है ऑर्गेनाइजेशन, मैं यहाँ पे सीए फ्रेंड की बात नहीं कर रही, वो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो फाइनली भेजता है और जो वाउचिंग करती है कि हाँ जी उसने ये सारी चीजें सही बोली हैं और ये उसका आइडेंटिफिकेशन सही उसने दिया है, तो ये इसकी पब्लिक की बनवानी है। ठीक है जी। जो वाउच कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हमारी जो नॉर्मली ये जो हमारी डीएससी बनाने वाली कुछ कंपनीज के नाम, सिफी, ई पास, so these are certifying authorities, these are certifying authorities। ठीक है जी। डिजिटली साइन एंड पब्लिश द पब्लिक की, तो मैंने अभी यहाँ पे बोला ना एक सर्टिफिकेट पे लिख के कोई करता है साइन, तो वो जो करता है साइन वो कौन है? सीए, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सिफी जिस डॉक्यूमेंट पे लिख करके साइन करके बोलती है कि ये की इसकी है, वो डॉक्यूमेंट को तो डिजिटल सर्टिफिकेट बोलते हैं, और सिफी जो करती है उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है। और साइन किससे करती है? अपनी प्राइवेट की से, तभी पता चलेगा ना कि उसकी ही है। पब्लिक की से करेगी तो वो तो सबके पास है, पब्लिक की तो सिफी की भी सबके पास होगी। अपनी प्राइवेट की से साइन करती है, जो यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं ना डिजिटली साइन, वो अपनी प्राइवेट की से करती है ताकि पता चले कि उसने साइन किए हैं, तभी माना जाता है कि ये उस पर्सन की पब्लिक की है जिसके लिए वो साइन करके दे रहे हैं। ठीक है। ट्रस्ट इन यूजर्स की रिलाइज ऑन ट्रस्ट इन सीएस की। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है कि आपकी जो यूजर की है जिसकी वो बन रहा है, फॉर एग्जांपल मैं अपना डीएससी बनवा रही हूँ तो मेरी जो की है उसके ऊपर ट्रस्ट मुझे थर्ड पार्टी को कैसे आएगा? वो ये देखेगा कि उसने कहाँ से डीएससी बनवा रखा है। वो जो डीएससी जो है उसका जो सर्टिफिकेट डिजिटल, डीएससी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटली साइन सर्टिफिकेट, राइट? उसका जो सर्टिफिकेट है, डिजिटल सर्टिफिकेट है, वो किसने साइन किया है? वो सीए जो है वो कितना ऑथेंटिकेटेड है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी कितनी ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है। ये सारी के सारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजिटल सिग्नेचर इशू करने की किसकी रहती है? सीए की रहती है, राइट? सर्टिफाइंग अथॉरिटी। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि सिफी अगर डिजिटल सर्टिफिकेट इशू कर रही है तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? डिजिटल सर्टिफिकेट की, सिफी की रहेगी। ठीक है जी। अब रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्या होता है? अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, अगर मुझे डीएससी बनवाने होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, अपना कोई फ्रेंड जो डीएससी बनाता है उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजती हूँ एंड वो सीफी के साथ कॉन्टैक्ट करता है एंड उसको डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कराता है, उसको वेरीफाई कराता है एंड देन उससे इशू करवा करके हमको देता है। ठीक है। तो जो सिफी है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम बोलते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी, और वो जो सीए है जो मिडलमैन का काम कर रहा है, हमसे डॉक्यूमेंट्स ले रहा है और सिफी के पास दे रहा है, दैट इज द एक्चुअल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। what the function of registration authority? Registration authority का basic function क्या होता है? Verifier for CA, CA is certifying authority। सर्टिफाइंग अथॉरिटी का वेरीफायर है, वो हमसे पहले डॉक्यूमेंट लेता है, वो चेक करता है कि हाँ हमने सारे डॉक्यूमेंट सही दे दिए एंड देन जब डिजिटल सिग्नेचर इशू करना होता है, सर्टिफिकेट इशू करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आगे सही आए हैं, देन वो फॉरवर्ड करता है सिफी के पास एंड देन उसके बाद ये भी चेक करते हैं कि हाँ जी जो इस पर्सन ने आइडेंटिटी अपनी वीडियो में बताई है सेम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं, राइट? आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट भी करता है, फिर उसके बाद वो उसको भेजता है और फिर वो लेकर के हमको देता है।
ठीक है, इंटरैक्ट्स विद सब्सक्राइबर्स, जो मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं उसके जो उससे ले रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन कौन कर रहा है, दैट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जो एक हमारा सीए फ्रेंड है वो जो इंटरेक्शन कर रहा है वो बेसिकली क्या काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का काम कर रहा है। ठीक है, एंड देन वो उसको किसको भेज देता है, सीफी को भेज देता है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, सीए की रहेगी। क्वेश्चंस जो आएंगे आपको कहाँ कंफ्यूज करेंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे ना इससे रिलेटेड वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एंड सर्टिफाइंग अथॉरिटी के अंदर कंफ्यूज करेंगे। आपको दिमाग में सिर्फ इतना रखना है कि जो आपका सीए फ्रेंड है जो कि आपके डीएससी बनवा के दे रहा है उसका कितनी रिलायबिलिटी होगी या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वही एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो सिफी कंपनी है या फिर ई पास कंपनी है जो कि एक्चुअली आपके डीएससी बना के दे रही है, दैट इज योर सर्टिफाइंग अथॉरिटी, दैट इज योर सर्टिफाइंग अथॉरिटी। उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जो कि एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ही वो कंफ्यूज करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, मुझे सीए करेगा काम की आरए करेगा। तो आरए का काम सिर्फ वाउचिंग करना हो गया या उसको मैच करके वेरीफाई करके देना है, उससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं है। कम्युनिकेशन क्रिएट करना है उनके बीच में। ठीक है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सर्टिफाइंग अथॉरिटी की रहेगी। ठीक है, इस सीए के अंदर कंफ्यूज मत होइएगा। सीए जो आपको मैं एग्जांपल में बोल रही हूँ वो तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और जो यहाँ पे सीए है जो टर्म, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, ये अलग है, ये सीफी के लिए यूज हो रहा है। सीए जो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टर्म इज सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट, CRL। सो बेसिकली रेवोकेशन का मतलब क्या होता है, जो कट गए हैं, रिवोक हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो बेसिकली सीए को एक रेवोकेशन लिस्ट भी प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एक रेवोकेशन लिस्ट प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है। उसमें वो कौन कौन से डीएससीज को मेंशन करता है या सर्टिफिकेट्स को मेंशन करता है जो कि एक्सपायर हो गए हैं, so that any expired DSC is not used on any document। ठीक है, because this is very trustworthy thing। आप किसी एक जो साइंड डॉक्यूमेंट है उस पर थर्ड पार्टीज रिलाई करके बहुत सारे ऑथेंटिकेटेड या फिर बहुत सारे सीक्रेट काम या फिर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो करेगी। हो सकता है कि कोई अमाउंट ट्रांसफर करने से रिलेटेड हो या कोई एग्रीमेंट साइन करने से रिलेटेड हो। सो वेरी मच कॉन्फिडेंशियल थिंग्स आर डन बेस्ड ऑन दैट साइन। ठीक है, अगर वो साइन में कोई गड़बड़ है या पुराने साइन है या फिर किसी ने गलत लगा दिए, ऑथेंटिकेटेड साइन है, तो कितने इश्यूज हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए ये सीए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन इशू करने की इसकी है। ठीक है जी। तो सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट भी यही बना के रखता है कि कौन कौन से साइन एक्सपायर हो चुके हैं और कौन कौन से अपडेटेड हैं। ठीक है, इस लिस्ट को देख करके ऑब्वियसली वो हमेशा चेक करता है ना, डीएससी जब आप लगाने लगते हो तो वो पहले चेक करता है ये डीएससी एक्सपायर तो नहीं हो चुके। वो कहाँ से कम्युनिकेट करता है, वो सीआरएल से, और वो कनेक्ट करता है सीए से, और फिर वहां पे लिखा जाता है दिस डीएससी इज एक्सपायर्ड। ठीक है जी। तो ये है लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स दैट हैज बीन रिवोक्ड, जो कि रिवोक कर लिए गए, वापस ले लिए गए हैं या फिर जो एक्सपायर हो गए हैं। और ये भी कौन इशू और मेंटेन करता है, बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ठीक है जी। अब ये हमारी कुछ टर्म्स थी जो कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आपको मैंने बताया कि आपको पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर समझना है तो आपको डीएससी वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सिफी हमारी इंडिया की फर्स्ट लाइसेंस्ड सर्टिफाइड अथॉरिटी है। सिफी इंडिया की फर्स्ट लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज तो मैंने आपको समझा दी, अब आप डीएससी यूज करते हैं, आपको समझ में आ गया ना। जब डीएससी बनवाते हैं तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से बनवाते हैं उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी बोलते हैं, और जो डीएससी बन के आता है उसमें जो सर्टिफिकेट होता है उसको डिजिटल सर्टिफिकेट बनते हैं, और जो सीए फ्रेंड हमारा हेल्प करता है उसको रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बोलते हैं। अच्छा, अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि पब्लिक की जो मैं बोल रही हूँ सबको पता होती है, मेरा मेरा डीएससी है वो सबको कैसे पता होता है, मैं कैसे बताती हूँ। तो अब मैं आपको ये और बताती हूँ कि जब हम डीएससी, जब भी आप कोई नया डीएससी बनवाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपना डीएससी बनवाया, एज अ सीए बनवाया, या फिर आपने क्लाइंट का डीएससी बनवाया, तो आपको वो डीएससी रजिस्टर करना पड़ता है सभी साइट्स पे, राइट। इनकम टैक्स की साइट पे भी आप रजिस्टर करते हैं, और आप अपनी आरओसी की साइट पे भी पहले रजिस्टर करते हैं, और आप अपने कोई भी सो कॉल्ड जीएसटी की साइट है तो आप रजिस्टर करते हैं। हर साइट पे आप जा जाके उस डीएससी को रजिस्टर करें। So what you are doing, you are actually sharing your public key to those sites। आप वहां पे जाके बता रहे हो कि ये जी मेरे डीएससी हैं और इसके अंदर मेरी ये पब्लिक की लिखी हुई है, लिख लीजिए ये मेरी पब्लिक की है, सबको बता दीजिए ये मेरी पब्लिक की है।
वो जो आप रजिस्टर कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज एक्चुअली शेयरिंग योर पब्लिक की। समझ में आया अब आपको? अब आपको समझ में आ गया आपकी पब्लिक की कैसे सबके पास होती है और प्राइवेट की किसमें है? वो जो यूएसबी टोकन है ना आपके पास ही है, जो उसके अंदर आपकी प्राइवेट की है। तो अब लॉक कैसे लगेगा? प्राइवेट की से लॉक लगाना है तो आपको वो डीएससी इंसर्ट करके ही लगाना पड़ेगा। और पब्लिक की किसके पास है? उनके पास पहले से है, वो लॉक खोल सकते हैं। ठीक है जी। और किसी की पब्लिक की हमारे पास भी होती है, साइट्स पे होती है, सबकी अपनी अपनी रजिस्टर्ड होती है। ठीक है जी। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ये सारा? आई होप सबको क्लियर हो गया। प्लीज डू द क्वेश्चंस इसके बाद, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब मेरा डीएससी का ये थोड़ा सा आपका चार्ट जो है वो मैं आपको समझा देती हूँ, हाउ द डीएससी वर्क्स। तो प्लेन टेक्स्ट जो है, अब ये साइट सेंडर की साइट है, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, उसके ऊपर हमने चलाया हैशिंग का प्रोसेस। हैशिंग का प्रोसेस चला दिया, तो मतलब डीएससी में क्या होता है, पहले हैश हैश भी यूज होता है डीएससी में, नॉट ओनली पब्लिक की एंड प्राइवेट की, बट ऑल्सो हैशिंग इज यूज्ड। तो जब भी कोई प्लेन टेक्स्ट होता है, जब साइन कर देते हैं, आप देखते हो ना, जब आप आरओसी का फॉर्म अगर मान लीजिए आप फाइल कर रहे हैं, ठीक है, आपको डीएससी लगाना है, उससे पहले आप क्या करते हो, पूरे फॉर्म को चेक करते हो, चेक फॉर्म होता है, चेक कर लेते हो सब ठीक है, देन उसके बाद आप क्या क्रिएट करते हो, उसके ऊपर प्री स्क्रूटनी करते हो, एरर्स चेकिंग हो जाती है एक बार दोबारा, प्री स्क्रूटनी हो जाता है फॉर्म, प्री स्क्रूटनी होने के बाद आप उसके ऊपर डीएससी लगाना स्टार्ट करते हो। तो क्या होता है, एक सबसे पहले तो हैश क्रिएट होता है। अब आप उसके बाद चेंजेस नहीं कर सकते, यू नो राइट। उसके बाद अगर आपको चेंज करना है डीएससी लगने के बाद, तो यू हैव टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म अगेन। ठीक है, वो क्यों होता है, बिकॉज हैश रन हो चुका है उसके ऊपर, हैश रन हो गया, अगर आपने एक डॉट भी चेंज करा तो आपको अब नया हैश क्रिएट करना पड़ेगा, और नया हैश क्रिएट करना पड़ेगा मतलब नया फॉर्म ही भरना पड़ेगा आपको, डीएससी दोबारा लगाने पड़ेंगे, और उस फॉर्म में दोबारा कभी डीएससी नहीं लग सकते। ठीक है जी। तो डीएससी जब यूज होते हैं तो उसके अंदर हैशिंग भी होती है, डीएससी में हैशिंग भी होती है। तो व्हाट विल हैपन, तो सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट होता है, उसके ऊपर हैशिंग चलती है, हैशिंग प्रोसेस जनरेट होता है, एंड देन हैशिंग एक नंबर निकल के आ जाता है कि ये सेंडर का हैश है, ये मैसेज फाइनल था और इस मैसेज का ये हैश है। ठीक है जी। मैसेज डाइजेस्ट बोलते हैं, वो जो हैश नंबर है ना उसको क्या बोलेंगे, मैसेज डाइजेस्ट। ठीक है। अब उस मैसेज डाइजेस्ट जो निकल गया, अब क्या हो रहा है ना, इंक्रिप्शन किसका हो रहा है डीएससी में। अब देखिए मैसेज तो फॉर एग्जांपल 10 पेजों का लंबा है, अब मैं पूरे के ऊपर पब्लिक की या प्राइवेट की से इंक्रिप्शन स्टार्ट कर दूंगी, 10 पेज लंबे मैसेज को मैं इंक्रिप्ट कर लूंगी, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमें अपना टाइम भी सेव करना है, राइट, एंड हमें अपना सीआईए को भी ध्यान में रखना है कि वो भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को भी बचाना है। तो क्या होता है, हैश चलाते हैं पहले, हैश चलाने के बाद जो मैसेज का डाइजेस्ट आया उसके ऊपर खाली की लगाते हैं। हम की किस पे लगा रहे हैं, मैसेज के डाइजेस्ट पे की लगा रहे हैं, रेदर देन द कंप्लीट मैसेज, कंप्लीट मैसेज पे की नहीं लगाएंगे। तो अब क्या कर रहे हैं, मैसेज डाइजेस्ट के ऊपर इंक्रिप्शन करेंगे डिजिटल सिग्नेचर से, मैसेज डाइजेस्ट को इंक्रिप्ट कर दिया। इंक्रिप्ट किससे कर रहे हैं, सेंडर अपनी प्राइवेट की से करता है, डीएससी जो हमें टोकन में क्या है उसकी प्राइवेट की, राइट, प्राइवेट की से वो अपनी इनक्रिप्ट कर रहा है, उसने इनक्रिप्ट किया। अब ये लॉक किससे खुलेगा, सेंडर की पब्लिक की से, सेंडर की पब्लिक की से। क्या रिसीवर के पास सेंडर की पब्लिक की है, यस है, रिसीवर के पास सेंडर की पब्लिक की है, तो वो लॉक खोल सकता है, मैसेज उसको मिल जाएगा। क्या मिलेगा उसको, मैसेज का डाइजेस्ट। लॉक किस पे लगाया था, मैसेज के डाइजेस्ट पे, मिलेगा क्या उसको, मैसेज के डाइजेस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, डिजिटल साइन क्रिएट हो गया, ये डॉक्यूमेंट जो है डिजिटली साइंड हो गया। सो बेसिकली वो जो डीएससी लगे हैं उसने किस चीज को इनक्रिप्ट कर दिया, वहां पे मैसेज के डाइजेस्ट को इनक्रिप्ट करके वहां पे डाल दिया, और ये हमारे डीएससी बन गए। अब वो डीएससी वाला डॉक्यूमेंट पहुंचा रिसीवर के पास, एक तो प्लेन डॉक्यूमेंट तो है ही और उस पर डीएससी लगा हुआ है, उसने देखा डीएससी लगा, वो अब डिकोड करना स्टार्ट करेगा डीएससी को कि ये साइंड डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है, उसको डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट किससे करना पड़ेगा उसको, सेंडर की पब्लिक की से, सेंडर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करते ही उसको क्या निकल के आ जाएगा, मैसेज का डाइजेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट तो उसके पास था ही, डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल उसके पास गया, वो अगेन वो सेम हैशिंग प्रोसेस रन करेगा, हैशिंग प्रोसेस रन करेगा, और उसके पास क्या आएगा, एक और मैसेज का डाइजेस्ट आएगा जो कि वो क्रिएट करेगा। अब वो मैच करेगा इस डाइजेस्ट को उस डाइजेस्ट के साथ, मतलब जो उसने क्रिएट करा है और जो उसका डिक्रिप्ट करके मैसेज डाइजेस्ट है। If both the things matches, it means there is no chances of your हैम्परिंग ऑफ इंटेग्रिटी, आपकी इंटेग्रिटी खराब नहीं हुई है मैसेज की, जो ओरिजिनल मैसेज था वही आया है। ठीक है जी, जो ओरिजिनल मैसेज था वही आया है।
सो अब ये डीएससी जो मैंने प्रोसेस लगाया, इसमें मेरी क्या 2 चीज़ें मेंटेन हो गई। एक तो इंटेग्रिटी मेंटेन हो गई और दूसरा नॉन रेपुडिएशन मेंटेन हो गई। क्योंकि ये साइनिंग या की कौन-सी लगी थी? आपकी सेंडर की प्राइवेट की से लॉक लगा था। सेंडर की प्राइवेट की से लॉक लगा था। तो आपकी जो है दोनों चीज़ मेंटेन हो गई। एक तो इंटेग्रिटी मेंटेन हो गई और दूसरा आपकी नॉन रेपुडिएशन या ऑथेंटिकेशन मेंटेन हो गई। कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों मेंटेन नहीं हुई? क्योंकि आपका जो मैसेज है वो बीच में कोई भी रीड कर सकता है। राइट, वो बीच में कोई भी रीड कर सकता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रही। डीएससी के कुछ अलग अलग लेवल्स आते हैं, हमारे पास लेवल 2 डीएससी, लेवल 3 डीएससी। उनमें कुछ डीएससी ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर भी आ जाता है कंट्रोल, लेकिन जो जनरली हम डीएससी की बात करते हैं उससे हमारे दो प्रिंसिपल्स के ऊपर कंट्रोल आते हैं। वन इज नॉन रेपुडिएशन एंड ऑथेंटिकेशन, अदर वन इज इंटेग्रिटी। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया डीएससी प्रोसेस। प्लेन टेक्स्ट से हैशिंग होती है, हैशिंग के बाद मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट हुआ, उससे इंक्रिप्शन आपने किसका किया? सेंडर की प्राइवेट की से। डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट आ गया। सेंडर की प्राइवेट की से आपने इंक्रिप्ट किया है तो वो खुलेगा किससे? सेंडर की पब्लिक की से। और क्या निकल के आएगा आपके पास? मैसेज डाइजेस्ट। तो अब रिसीवर क्या करेगा? पहले उसके पास प्लेन टेक्स्ट भी आ चुका है, उस पर अगेन वो हैशिंग चलाएगा और एक और मैसेज डाइजेस्ट निकल के आएगा। दोनों मैसेज डाइजेस्ट को वो कंपेयर करेगा आपस में, एंड कंपेयर करने के बाद इफ इट फाउंड्स दैट देयर इज नो चेंज, देयर इज नो वेरिएंस, इट मींस देयर इज no chances of integrity hampering. ठीक है, यानी कि the integrity of the document is maintained. I hope I am clear. So now I request, अभी इस क्लास को हम यही, चलिए आगे अब जो हमने अभी तक पढ़ लिया उसी से रिलेटेड है ये साइड, जो हमारी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं व्हाइल यूजिंग दीज कीज के कंसेप्ट को यूज करते हुए। तीन ऑब्जेक्टिव्स जिनको हमें ध्यान में रखना होता है सीआईए ट्रेड, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन या नॉन रेपुडिएशन। इसका मैंने आपको पर्पस बता दिया, हम कैसे ध्यान में रखते हैं और कैसे कीज को लगाते हैं और हटाते हैं। फॉर हायर सिक्योरिटी, मतलब हाईएस्ट हमें चाहिए तो हम तीनों चीजों को ध्यान में रखेंगे, ना तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो, ना ही आपकी ऑथेंटिकेशन ब्रीच हो, ना ही इंटेग्रिटी ब्रीच हो। तो उसके लिए आप किसका कॉम्बिनेशन लेते हैं? मैंने बताया ना आपको इंटेग्रिटी साथ में लेने हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन तो आपका प्राइवेट की और पब्लिक की के कॉम्बिनेशन से आ जाता है। बट इंटेग्रिटी के लिए इफ यू वांट अ स्ट्रॉन्गर इंटेग्रिटी, then what you have to combine with them, you have to combine the hash. तो what you will do, आप मैसेज को भी इंक्रिप्ट करेंगे और जो हैश निकलेगा उसको भी इंक्रिप्ट करेंगे। डीएससी में अभी हमने देखा ना, पीछे देखिए, पीछे हमने देखा कि यहाँ पे जो मैसेज का डाइजेस्ट निकल के आया था, जो हैश निकल के आया था, that is encrypted, that is encrypted. This is for higher level of security. Okay, next अब हम एक काम करते हैं, आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन कर देते हैं, सो आपको समझ में आ जाए कि हमें क्वेश्चंस करने कैसे हैं अटेम्प्ट। ठीक है, नाउ which of the following ensures confidentiality of the message and also authenticity of the sender of the message? देखिए, ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेंडर ऑफ मैसेज, ऑथेंटिसिटी यानी कि नॉन रेपुडिएशन जैसा ही होता है। ऑथेंटिकेट मतलब कि ये उसी ने किया है काम। ऑथेंटिसिटी इंश्योर करने के लिए साइन जो है सेंडर को किससे करने पड़ेंगे? किसी ऐसी की से जो सिर्फ उसके पास है। ठीक है, इसका तो हम आंसर सिंपल है, सेंडर को सेंडर की प्राइवेट की से ही साइन करना पड़ेगा अगर आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए। अब आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी हमने किया था ना, रिसीवर की, राइट, रिसीवर की पब्लिक की से अगर हम करते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी आएगा, क्योंकि सेंडर की प्राइवेट की से करेंगे तो वो कोई भी लॉक खोल सकता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं आएगा क्योंकि सेंडर की पब्लिक की सबके पास है। सेंडर की पब्लिक की से करेंगे तो वो रिसीवर ही नहीं खोल पाएगा बिकॉज रिसीवर के पास सेंडर की प्राइवेट की नहीं है। देन थर्ड की जो बच गई वो कौन सी है? रिसीवर की पब्लिक की, उससे अगर लॉक लगाते हैं तो रिसीवर अपनी प्राइवेट की से खोल पाता है। अब हमने एक मोटा मोटा हमारे दिमाग में बिठा लिया कि एक तो सेंडर की पब्लिक प्राइवेट की होनी चाहिए और दूसरा रिसीवर की पब्लिक की होनी चाहिए। ठीक है, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में क्या है? देखिए, मेरे को ना एकदम से स्टार्टिंग के व्यू से दिख रहा है कि हैश, कहीं कहीं हैश लिखा हुआ है, यानी कि हैश को कंबाइन करते हुए ऑप्शंस हैं। अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा टेक्निकली राइट है और कौन सा ऑप्शन टेक्निकली रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन, encrypting the hash of the message with the sender's private key। ये कह रहा है कि जो मैसेज का हैश है उसको सेंडर के प्राइवेट की से इंक्रिप्ट कर ले। ठीक है जी, एंड देयर आफ्टर इंक्रिप्टिंग द मैसेज विद रिसीवर्स पब्लिक की।
इसका क्या मतलब हुआ, तो जो हैश निकल के आया मैसेज का, उसको तो सेंडर की प्राइवेट की से, उससे क्या होगा, सेंडर की ऑथेंटिसिटी इंश्योर हो गई क्योंकि सेंडर की प्राइवेट की यूज हो गई। और जो मैसेज है उसको आप रिसीवर की पब्लिक की से कर लो। अगर आपने मैसेज को रिसीवर की पब्लिक की से किया है तो मैसेज आपका कॉन्फिडेंशियल रहेगा क्योंकि रिसीवर की प्राइवेट की किसके पास है, सिर्फ रिसीवर के पास है। अब हमें कॉन्फिडेंशियलिटी किसकी मेंटेन करनी है, मैसेज की, राइट। तो मैसेज को कॉन्फिडेंशियल अगर मेंटेन करना है तो मैसेज का रिसीवर की पब्लिक की से साइन होना जरूरी है, ना कि हैश का। हैश की तो कॉन्फिडेंशियलिटी कोई जरूरी नहीं है ना, हैश तो अगर आपको किसी को पता भी चल जाएगा तो वो रीजनरेट नहीं कर सकता जब तक उसके पास वो ओरिजिनल डाटा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डाटा में जरा सा भी चेंज कर दिया तो हैश तो रीजनरेट होगा नहीं। ठीक है जी। तो अगर मैसेज को हम इनक्रिप्ट कर देंगे विद सेंडर रिसीवर्स पब्लिक की, तो मैसेज जो है हमारा कॉन्फिडेंशियल है। तो ये देखिए टेक्निकली राइट्स निकल के आ रहे हैं, बट अभी हम इसको एक बार छोड़ देते हैं। हम नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। encrypting the hash of the message with the sender's private key। ठीक है, सही बात है, आपने हैश को सेंडर्स प्राइवेट की से कर दिया, यानी कि ऑथेंटिसिटी इंश्योर हो गई। एंड देयर आफ्टर इंक्रिप्टिंग द मैसेज विद रिसीवर्स प्राइवेट की। क्या रिसीवर की प्राइवेट की है मेरे पास? एज ए सेंडर डू आई हैव रिसीवर्स प्राइवेट की? नो। So how can I encrypt the message with receiver's private key? It is not possible. So this option is technically incorrect. ठीक है, I cannot encrypt the message with receiver's private key। आपको समझ आ गया, बिकॉज मेरे पास प्राइवेट की है ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज टेक्निकली इनकरेक्ट, ये ऑप्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, encrypting the hash of the message with the receiver's public key। इंक्रिप्ट कर दिया हमने हैश मैसेज का विद रिसीवर की पब्लिक की। अगर हम रिसीवर की पब्लिक की से मैसेज के हैश को इंक्रिप्ट करेंगे तो क्या होगा, मैसेज का हैश कॉन्फिडेंशियल होगा। ठीक है जी। एंड देयर आफ्टर इंक्रिप्टिंग द मैसेज विद द सेंडर्स प्राइवेट की। अगर सेंडर की प्राइवेट की से मैसेज को इंक्रिप्ट किया तो क्या कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सेंडर की पब्लिक की तो सबके पास है, मैसेज तो सबको ही देख के पढ़ लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी एक गलत हो गया, जो हमें पर्पस चाहिए था वो फुलफिल ही नहीं हो रहा। कॉन्फिडेंशियल मैसेज को रखना था, मैसेज कहाँ कॉन्फिडेंशियल रहा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट इज encrypting the message, encrypting the hash of the message with the receiver's public key। रिसीवर की पब्लिक की के साथ हैश को इनक्रिप्ट कीजिए। ठीक है, हमने हैश को कर दिया इनक्रिप्ट, पब्लिक की के साथ हैश जो है हमारा कॉन्फिडेंशियल हो गया। ठीक है जी। एंड देयर आफ्टर इनक्रिप्टिंग द मैसेज विद द सेंडर्स पब्लिक की। सेंडर की पब्लिक की से अगर मैं मैसेज को इनक्रिप्ट करूंगी तो क्या रिसीवर मैसेज पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा जी, क्योंकि उसके पास सेंडर की प्राइवेट की नहीं है, तो मैसेज ही नहीं पहुंच पाएगा। कॉन्फिडेंशियल क्या, कॉन्फिडेंशियल तो ठीक है अपनी जगह पे रह गया, मैसेज रीड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। तो अगेन द पर्पस इज नॉट फुलफिल्ड। So only A was technically right and it was able to fulfill the purpose of the question। ठीक है जी। सो योर आंसर इज ए। आई होप आपको समझ आ गया कि आपको सारे के सारे ऑप्शंस कैसे रीड करने हैं एंड उनको कैसे चेक करना है कि वो टेक्निकली राइट है कि नहीं है, एंड सेकंड पार्ट वो पर्पस जो है क्वेश्चन का वो मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप क्वेश्चंस कीजिए। मैंने जो गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर किया उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो कीजिए। उसके अलावा आपके पास कोई और प्रैक्टिस मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, वहां से आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वहां से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप कीजिए।